नमस्कार, मैं प्रीति पोद्दार स्वागत करती हूँ आप सभी दर्शकों का NBC 24। आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलने आए हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिनका नाम है डॉक्टर R.K. गोस्वामी। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे NBC 24 में। थैंक यू। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर, एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जो समाज में बहुत ज़्यादा फैलते जा रही है, जिससे जो हमारे समाज है, जो हमारी यंग यूथ है, इससे रूबरू होना चाहिए इस बीमारी से। तो ये बीमारी है कैंसर, जिसके लिए हम आज आपके पास आए और हम जानना चाहते हैं आपसे कि कौन से सिम्टम्स हैं और इसके क्या उपाय हैं, जिससे लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे उन्हें पता चलेगा कि वो इस बीमारी से फेस कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस चीज़ के लिए उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उन्हें डॉक्टर के कंसर्न में आना चाहिए। तो सर, कैंसर का जो सिम्टम है वो अलग अलग शरीर के भागों के लिए अलग अलग होता है और एज ए जनरल हम लोग अगर सिम्टम लें तो कहीं भी, अगर जैसे मुंह के अंदर का है, माउथ कैविटी में कोई अल्सर है, छाला है, घाव है, जो 1 महीने से ज़्यादा ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हो रहा हो, उस तरह के घाव को, छालों को पर ध्यान देना चाहिए। वो कैंसर हो सकता है। या कहीं पे गिल्टी है, जिसको लंप बोलते हैं, गिल्टी बोलते हैं हम बोलचाल की भाषा में, वो अगर कहीं भी गले में है, पेट में है, एक्जिला में है, किसी भी भाग में कोई गिल्टी है जो तेज़ी से बढ़ रहा है और पिछले 2-4 महीने में ही हुआ है, देखा गया है, और वो उसको बढ़ रहा है, उसमें दर्द होने लगता है आपको बाद में जा कर के, तो उसके लिए वो कंसल्ट करना चाहिए। ये सिम्टम्स हो सकते हैं। कभी कभी ब्लीडिंग होती है, अगर किसी को पेशाब में ब्लीडिंग आ रही है या लैट्रिन में ब्लीडिंग हो रहा है, वो कैंसर का सिम्टम हो सकता है। खांसी में ब्लड आना या पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, ये सब भी कैंसर का सिम्टम हो सकता है। ऐसी एक बीमारी है सर, एक और जो सिम्टम्स है जो सबसे ज़्यादा फैलती है वो हमारे यंगस्टर्स में है, वो है माउथ कैंसर। क्योंकि हमारी जो यंगस्टर्स है आज के डेट में, जो हमारी यंगस्टर्स है वो सबसे ज़्यादा तंबाकू, गुटखा, इन सब का सेवन करती है। तो इस पर आप मतलब क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैंसर है हम लोग के इंडिया में, खास करके वो नंबर 1 कैंसर है। माउथ कैविटी या मुंह का कैंसर जो है वो नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा कैंसर यहीं पे होता है और उसका मुख्य कारण ये है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गुटखा का प्रयोग या खैनी का प्रयोग इंडिया में ही होता है, इसलिए वहाँ का कैंसर सबसे ज़्यादा रिलेटेड है। 90% ये जो है वो यहाँ का मुंह का कैंसर, लंग का कैंसर, स्टमक का कैंसर, लैरिंग्स का कैंसर, इसोफेगस बोलते हैं, ये सारे कैंसर जो हैं वो तंबाकू से रिलेटेड होते हैं। अगर तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में, स्मोकिंग करते हैं या खैनी च्यूइंग करते हैं या गुटखा, पान मसाला, पान वगैरह का प्रयोग करते हैं, अगर इस सारे चीज़ों पे कंप्लीट बैन हो तो 90% ऑफ द कैंसर रिलेटेड जो होते हैं इससे वो नहीं होंगे। और इसका एक नंबर में अगर बोलूँ तो ये करीब 6 लाख पर ईयर, इंडिया में सिर्फ जो है 6 लाख पर ईयर कैंसर के पेशेंट होते हैं तंबाकू से रिलेटेड, वो नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा नंबर है और ख़ास करके 6 लाख में से 5 लाख के करीब डेथ हो जाता है उनका। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत पेक्यूलियर है कि हम लोग के यहाँ खैनी बैन नहीं है। स्मोकिंग में तो बहुत सारे चीज़ किए गए हैं, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं सिनेमा हॉल्स में, टीवी में, ये में सब में स्मोकिंग में बैन या उसमें स्टैट्यूटरी वार्निंग आता है, मगर खैनी खाने पर कोई भी वार्निंग, कुछ भी बैन नहीं है। तो उस पर भी कुछ लोगों को कम से कम जानकारी बढ़ानी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितने यंग लोग इसको यंगर एज में लेंगे उसमें बीमारी और ज़्यादा होने की संभावना है। कुछ एल्डर लोग लेते हैं खैनी, उसमें भी ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि वो उनमें कैंसर नहीं होगा, लेकिन वो कम घातक है। जो यंगर प्रयोग करते हैं उन डेफिनेटली उनको 10 साल में, 15 साल में वो कैंसर होने का बहुत बड़ा चांस है। इसलिए यंगस्टर को खास करके वो गुटखा ज़्यादा खाते हैं, वो बिल्कुल बंद करना चाहिए। और एक सिम्टम होता है, उसको बोलते हैं सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस। काफ़ी आप यंग लोग को देखते हो कि अगर गुटखा खाते हैं तो वो अंदर में जो पिंक कलर का होता है हम लोग का म्यूकोसा जो है अंदर का लेयर, वो नहीं वाइट हो जाता है। वो
हाँ वो वाइटिश हो रहा है, जिसका भी आप मुंह खोल के देखें, एक तो उसकी माउथ ओपनिंग कम होगी, वो मुंह उसका पूरा नहीं खुलेगा, 1 फिंगर या 2 फिंगर से माउथ ओपनिंग, वो उसको कंट्रैक्शन हो जाता है गुटखा खाने से बार बार, फाइब्रोसिस होने से, तो उसको सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस बोलते हैं, उसमें वाइट कलर हो जाता है। और ये प्री डिस्पोजिंग सिम्टम है कैंसर का, वो आगे जाके कैंसर होने का 90% चांस है, जिसको सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस हो गया है। तो एक ये बाकी लोग को भी ये इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात कि आप अगर किसी भी तरह का तंबाकू का सेवन करते हैं, तो अगर आप उसको आज बंद भी कर देते हैं, तो आप 7-8 साल तक उसके रिस्क में बने रहते हैं, कैंसर होने के रिस्क में। काफ़ी पेशेंट हम लोग के पास आते हैं, आज भी मैंने एक पेशेंट अभी थोड़ी देर पहले देखा, मैंने उनसे पूछा कि आप खैनी खाते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि आपने कब बंद किया, तो बोले 15 दिन पहले। एज इफ उनकी जानकारी ये है कि हम बंद कर देंगे तो उससे बच जाएंगे। तो ये एक मिसनोवर है कि आप खैनी और कोई भी तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, आज उसको आप बंद करते हैं, फिर भी आप 7-8 साल उसके रिस्क में बने रहते हैं। 7-8 साल तक आपको कैंसर हो सकता है बंद करने के बाद भी। ये ज़रूर है कि बंद करने के बाद उसका रिस्क घटता है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, हम लोग को याद रखनी चाहिए कि एक बार आपने 6 महीना साल भर गुटखा तंबाकू का सेवन कर लिया, तो आप 7-8 साल तक जो है उसके रिस्क में बंद करने के बाद भी रहते हैं। ये जानकारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैंने आज खाया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो अभी बंद कर देंगे तो हम बच जाएंगे, ये नहीं होता। तो लोगों के अंदर एक और मिसकंसेप्शन होता है कि वो सोचते हैं कि मैं तो डेली स्मोकर या डेली ड्रिंकर नहीं हूँ, या फिर मैं डेली तो वो पान पराग या फिर ये सब चीज़ें नहीं खाता हूँ। हाँ, कभी कभी पार्टी एंड ऑल में स्मोक कर लिया, ड्रिंक कर लिया, तो उन लोग को इस चीज़ से हार्म है कि नहीं है, जो कभी कभी पार्टी यूजुअली ओकेजनली अगर करते हैं तो? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जितना कम आप यूज़ करते हैं आपको रिस्क कम होता है, ये फैक्ट है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ज़्यादातर जो आदतें हैं इसी तरह लगती हैं कि ओकेजनल, हाँ स्टार्ट ओकेजनल करते हैं कि पार्टी में किसी ने ऑफ़र कर दिया, स्मोकिंग कोई दे दिया, किसी ने स्टाइल मारने में ले लिया, इसी तरह से बढ़ा दिया, फिर लगा कि मुझे स्ट्रेस है। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि मुझे स्ट्रेस है इसीलिए हम ये ले रहे हैं, और वो जो है फिर वो चेंज हो जाता है लत में, क्योंकि उसमें निकोटीन होता है, आपको हैबिट फॉर्म करता है। इसलिए नहीं करें सबसे अच्छा है। बेस्ट चीज़ है कि आप उसका यूज़ ना करें तो अच्छा है। अगर आप बहुत ज़्यादा विल पावर आपका बहुत अच्छा है, बिल्कुल आपको पता है कि नहीं मैंने एक बार यूज़ मैं कर लूँगा तो दूसरी बार नहीं करूँगा, तो एक आध बार आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं है। मैं एज ए डॉक्टर मैं एडवाइस नहीं करूँगा, बट एज ए प्रैक्टिकल पर्सन ऐसा मैं बोल सकता हूँ, सजेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन ज़्यादातर इसमें देखा यह गया है 90%, मोर देन 90% लोग बोलते हैं कि मैं एक आध बार करूँगा, लेकिन वो उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। एक और क्वेश्चन है हमारे दर्शकों के लिए कि ये तो हमारे यूथ के लिए ये बहुत एक मेजर रीज़न था, ये एक बहुत मेजर डिस्कशन था जो हमें करना ज़रूरी था। लेकिन एक और टॉपिक है जो हमारे अगर दर्शकों में हमारी जो घर की लेडीज़, जो यहाँ गाँव की जो लेडीज़ अगर वो देख रही है तो उनके लिए बहुत स्पेशल रीज़न है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कि लेडीज़ में ना सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। और जो हमारे कुछ लेडीज़ है ना, वो घर की हमारे ये तो हमारे देश की कहा गया कि वो तो और दुर्गा का रूप है, वो तो मतलब इतने अपने कामों में सारी चीज़ों में बिजी रहती हैं कि वो अपना ख्याल रखना सबसे लास्ट रखती हैं। तो ऐसे बहुत सारे उनको बीमारी होती है जो सिम्टम्स उनके अंदर आते हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर करती हैं, जिसकी वजह से पहला स्टेज सेकंड स्टेज पार हो जाता है और वो डॉक्टर के पास तब तक पहुंचती हैं जब तक वो एक क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाती हैं। तो इसके कौन से स्टार्टिंग सिम्टम्स है जिसकी वजह से लेडीज़ को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है फीमेल्स में, इंडिया में और पूरे विश्व में भी, पूरे वर्ल्ड में भी नंबर 1 फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर ही है। इंडिया में 4-5 साल पहले तक नंबर 1 कैंसर सर्विक्स होता है, जिसको आप हम बोलचाल की भाषा में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बोलते थे। वो 4-5 साल पहले नंबर 1 वो था, ब्रेस्ट कैंसर नंबर 2 था। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस जो है वो ग्रेजुअली डे बाय डे बढ़ रहा है, इसलिए वहाँ हो गया। और सर्विक्स का है वो घट रहा है। उसका रीज़न मैं बताऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है। ब्रेस्ट कैंसर जनरली अर्बन लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होता है। अर्बन लाइफ स्टाइल का मतलब है कि आजकल की लेडीज़ जो हैं वो
ऑफिस में भी वर्क करती हैं या बाहर भी वर्क करते हैं या प्रोफेशनल हैं, वो घर का भी काम करती हैं और बाहर का भी काम करती हैं, तो उनके लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस है एज़ कम्पेयर टू मेल ज़्यादातर लोग बाहर का काम करते हैं, घर में उनको थोड़ा आराम है, तो उनको स्ट्रेस भी है। लेकिन लेडीज़, आजकल की लेडीज़ खास करके जो वर्किंग लेडीज़ हैं, उनको स्ट्रेस ज़्यादा है। स्ट्रेस बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, निगेटिव हार्मोन्स, जिसके चलते वो बॉडी में बहुत सारा मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, तो उसका रीज़न वो है। दूसरा है कि स्ट्रेस के चलते आपको टाइम नहीं मिलता है एक्सरसाइज करने के लिए। आजकल जो लाइफ स्टाइल है, खाने का जो स्टाइल है, वो फैटी डाइट्स ज़्यादा है, जो फूड है फास्ट फूड, जंक फूड्स, ये सब लोग ज़्यादा खाते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स कम खा पाते हैं, एक्सरसाइज रेगुलर नहीं कर पाते हैं, और स्ट्रेस, ये सारे मिला करके जो है जितना भी शरीर में मेटाबॉलिज्म है और हार्मोन्स है उसको डिस्टर्ब करते हैं, और ये प्रीडिस्पोज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर को। एफ्लुएंसी और अच्छे तरह से रहने और अर्बन लाइफ स्टाइल जो है वो सर्विक्स के कैंसर को डाउन करता है। वो रिलेटेड है एक्चुअली हाइजीन से। कैंसर सर्विक्स जो है वो आप कहीं दूसरे महिलाओं को देखते हो, गरीब जहाँ झोपड़ियों में रहती हैं, वहाँ नहाने का उसको प्राइवेसी नहीं है, रोज़ वो नहा नहीं पाती हैं, अपने प्राइवेट पार्ट को साफ़ नहीं कर पाती हैं, साफ़ सुथरा नहीं रह पाती हैं, मेंस के टाइम में खास करके नहीं होता है, उनको जो हाइजीन मेंटेन है वो नहीं होता है प्रॉपर, तो वो रिलेटेड है इन्फेक्शन से। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन होता है और उसके बाद कैंसर बाद में उनको सर्विक्स का होता है। लेकिन एफ्लुएंट सोसाइटी में ये सारे फैसिलिटीज़ लेडीज़ को मिला हुआ रहता है, इसलिए वहाँ पे वैक्सीन भी बना हुआ है, आजकल सर्विक्स का वैक्सीन भी है, और ये सारे फैक्टर मिला के सर्विक्स का जो इंसिडेंस है वो कम होता है और ये ब्रेस्ट का कैंसर का बढ़ रहा है। अब आपने पूछा कि सिम्टम्स क्या है वहाँ का। सिम्टम्स, जो मेन सिम्टम्स है वो है लंप या गिल्टी छोट ब्रेस्ट में। हर एक लेडीज़ को मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एज महीने में या एटलीस्ट 3 मंथली एक मिरर के सामने, अपने घर में मिरर के सामने खड़े होकर के अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना चाहिए। दोनों ब्रेस्ट को बारी बारी से सर्कुलर वे में उनको ध्यान देना चाहिए कि कोई लंप तो नहीं फील हो रहा है, निप्पल अगर है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ रिट्रैक्शन जिसको बोलते हैं वो तो नहीं कहीं हो रहा है, स्किन में कहीं पर डिम्पलिंग या पकड़िंग, खिंचाव टाइप का तो नहीं लग रहा है शेप में, कोई ब्रेस्ट का साइज़ में चेंज नहीं लग रहा हो, और कोई रेडनेस नहीं हो कहीं पे स्किन में, ब्रेस्ट के स्किन में। एक्जिला जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, जो कांख जिसको बोलते हैं, वहाँ पर कोई लंप नहीं है। ये सारा चीज़ को उनको एग्जामिन करना चाहिए। ये सिम्टम्स होते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम है वो लंप है, गिल्टी है, थोड़ा सा भी कोई गिल्टी होता है। और ख़ास करके एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगा, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि कोई भी गिल्टी जिसमें दर्द नहीं है वो कैंसर नहीं है। लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि कैंसर का मतलब दर्द होना, अगर गिल्टी में दर्द नहीं है तो कैंसर नहीं है। ये बहुत उल्टी बात है। कैंसर में शुरू में किसी भी घाव में, छाला में, अल्सर में, गिल्टी में कोई दर्द नहीं होता है। शुरू में दर्द तभी होता है जब वो एडवांस हो जाता है। तो ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और जो एक तरफ किसी ब्रेस्ट में एक गिल्टी है जिसमें दर्द नहीं हो रहा है, उसमें डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए जा कर के। वही कैंसर हो सकता है। अच्छा है, भगवान करे वो कैंसर ना निकले, कुछ और निकले जिसका ट्रीटमेंट बहुत इजी भी है। लेकिन कोई भी तरह की गिल्टी अगर जिसमें कि दर्द नहीं है, उसके लिए लोग को संकोच नहीं करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि बहुत लोग लेट इसलिए आते हैं सिर्फ संकोच से, और आपको बिलीव नहीं होगा, कुछ मैंने डॉक्टर के वाइफ को भी देखा है, खुद डॉक्टर पेशेंट को भी देखा है जो सिर्फ इनहिबिशन और संकोच से लेट दिखाए हैं, और उनका स्टेज जो है जब वो प्रेजेंट किया वो स्टेज 3 हो चुका था। इसलिए एक अनकंफर्टेबिलिटी की वजह से वो नहीं जाती हैं, जबकि डॉक्टर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें बिल्कुल भी वो शर्म वरम सब चीज़ साइड करके पहले खुलकर अपनी हर प्रॉब्लम्स को बताना चाहिए। बिल्कुल, वो अवेयरनेस होना चाहिए। कई बार महिला अगर बहुत संकोच में है तो एटलीस्ट वो लेडी डॉक्टर को भी दिखा सकती हैं। लेकिन आजकल ज़्यादातर महिला, मैं देख रहा हूँ, अवेयरनेस बढ़ा है पिछले 7-8 साल में, और वो आकर के दिखाती हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये पूरी तरह से समाज में ये चीज़ का जाना चाहिए मैसेज,
और उनको कभी भी शंका हो इस तरह से तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस अगर होता है तो उसका इलाज बहुत ही सिंपल है। बहुत ही छोटी सर्जरी से बिना ब्रेस्ट को निकाले हुए सिर्फ लंप निकाल करके उसका ट्रीटमेंट बहुत इजी है और बिल्कुल वो क्योर हो जाएंगी उससे। अब मतलब एक बिना ऑपरेट किए, बिना ब्रेस्ट को हटाए भी इसका इलाज हो रहा है। तो ये अब तो कीमोथेरेपी वगैरह जो देते हैं, नियो एडजमेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं, उससे स्टेज कभी कभी 2-3 में भी हम लोग पूरे ब्रेस्ट को नहीं हटाते हैं, ब्रेस्ट बच जाता है उसमें। फिर भी जितना अर्ली आएंगे उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा उस चीज़ में। तो हमारी जो औरतें हैं ना, उन्हीं के साथ एक और इशू आती है ये भी कि जब वो प्रेगनेंसी के टाइम या फिर वो कंसीव नहीं कर पाती हैं अपनी प्रेगनेंसी को, या फिर उनके पीरियड्स के टाइम पे, या फिर जब उनकी यूरिन होती है तो जलन होता है, तो क्या उससे भी रिलेटेड कैंसर का कोई रिलेशन है? जनरली यूरिन का इन्फेक्शन लेडीज़ में कॉमन चीज़ है, वो कभी भी हो सकता है। लेकिन कैंसर सर्विक्स जो अब मैं पहले बता रहा था, एक जो आम बोलचाल की भाषा में लिकोरिया बोलते हैं, डिस्चार्ज होना, पीवी पर वेजाइनल डिस्चार्ज, लिकोरिया इसको बोलते हैं, वो एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है। अगर किसी को भी डिस्चार्ज काफ़ी दिन से हो रहा है और ख़ास करके ब्लड टिंज डिस्चार्ज अगर होगा, कभी भी उसमें थोड़ा बहुत भी ब्लड अगर आ गया डिस्चार्ज में, तो उसमें वो कैंसर हो सकता है, सिम्टम सर्विक्स का कैंसर का या बच्चेदानी का कैंसर का। पेन वगैरह जो होता है अगर हो रहा है तो वो एडवांस चीज़ है, फिर एडवांस जब कैंसर होगा तभी होगा। लेकिन ल्यूकोरिया और ब्लड उसमें आना, कभी भी हल्का फुल्का भी ब्लड आना, पोस्ट क्वाइटल ब्लड खास करके जो होता है वो अगर आता है तो उसमें वो स्टार्टिंग सिम्टम है। कभी कभी सर्विक्स में प्री कैंसरस स्टेज में भी ऐसा होता है। और सर्विक्स के कैंसर में एक ऐसा कैंसर है जो कि प्रिवेंटेबल है, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे उसकी। और उसके बाद प्रिवेंटेबल तो है ही, उसमें प्री कैंसरस स्टेज भी काफ़ी लंबा होता है। भगवान इस कैंसर को डायग्नोज करने के लिए बहुत लंबा टाइम देते हैं। अगर पेशेंट को सर्विक्स के कैंसर को पहले उसको सिम्टम होगा, उसके बाद प्री कैंसरस स्टेज होगा, उसके बाद वो कैंसरस स्टेज में चेंज होता है। जनरली ये 3-4 साल लगता ही है ये जनरली पेशेंट को। पेशेंट अगर अवेयर है तो इस कैंसर से आराम से बच सकता है, बिल्कुल बच सकता है इसमें। लेकिन वो इग्नोर करते रहते हैं, ल्यूकोरिया है, इग्नोर चलता रहता है और उस स्टेज ज़्यादा हो जाता है। ये अनफॉर्चुनेट बात है। तो एक फीमेल के लिए जो मोस्ट सिम्टम्स वाले जो कैंसर है वो पता चल गया हमें, जो यंगस्टर्स के लिए वो पता चल गया। एक हमारी ओल्ड एज वाली भी आती है एज, जिसमें लोग, बूढ़े लोगों को भी कोई कैंसर हो, जो सबसे ज़्यादा उस समय उनको सेफ रहना चाहिए इस कैंसर से बचने के लिए, तो वो कौन सा है? जितने भी सारे कैंसर हैं वो ओल्ड एज में होते ही हैं। जैसे ब्रेस्ट का कैंसर जनरली जो है सबसे कॉमन 50 के बाद होता है, मोस्ट कॉमन। सर्विक्स का कैंसर भी जो है वो ऑलमोस्ट 50 के बाद होता है, ज़्यादा कॉमन है, यंग में भी हो सकता है। और सारे कैंसर वो ओल्ड एज में होते हैं। गॉल ब्लैडर का कैंसर बहुत कॉमन है हम लोग के रीजन में, बिहार यूपी में बहुत कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे गॉल ब्लैडर स्टोन भी बहुत कॉमन है और वही सबसे ज़्यादा इसका रीज़न होता है। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉमन है हम लोग के यहाँ। इवन इंडिया के दूसरे पार्ट में भी अनकॉमन है। अगर आप पंजाब वगैरह इधर चले जाएगा या साउथ, वहाँ पे कम है ये गॉल ब्लैडर कैंसर। तो हम लोग के गंगेटिक बेल्ट में बहुत ज़्यादा होता है और इसमें रिसर्च भी कम है। तो किसी को भी गॉल ब्लैडर में स्टोन पता चलता है, अगर उसमें दर्द हो या नहीं हो, उसका ऑपरेशन करके उसको निकलवा लेना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा हम लोगों ने देखा है कि 2 साल 3 साल 4 साल पहले उनको स्टोन था, फिर वो भूल गए या उन्होंने नहीं कराया। खास करके लेडीज़ जो है अपने काम में, घर के काम में इतना सेक्रीफाइस में रहती हैं कि दूसरे का प्रॉब्लम लेकर के खुद जो है अपना इग्नोर करते रहती हैं हेल्थ इश्यूज़। तो उन्होंने कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया, गैस करके वो दवा खाते रहे और 3-4 साल में वो स्टोन जो है, अगर बड़ा स्टोन है तो वो कैंसर में चेंज हो जाता है। और गॉल ब्लैडर का कैंसर जो है वो पेट के सारे कैंसर में सबसे ख़राब कैंसर है, सबसे ख़तरनाक कैंसर है। एक बार वो गॉल ब्लैडर से बाहर स्प्रेड अगर कर गया है तो उसका बहुत अच्छा इलाज नहीं होता है। बहुत फॉर्चुनेट रहे कुछ पेशेंट में, बोल सकते हैं 5-10% पेशेंट जो है वो ठीक होते हैं, बाकी 90% जो है पेशेंट वो प्रॉब्लम होता है उनको। इतना खतरनाक कैंसर है वो। इसलिए जब भी स्टोन पता चल जाए, और दूसरा एक यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि स्टोन किडनी में भी होता है। किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन दोनों में बहुत डिफरेंस है। किडनी स्टोन में अगर दर्द नहीं हो रहा है
तो आप उसको ज़िंदगी भर छोड़ सकते हैं। बहुत बड़ा इशू नहीं, वो कभी कैंसर में चेंज नहीं होगा। वो स्टोन का प्रॉब्लम है, स्टोन आप हटा देंगे वो ठीक हो जाएगा। आप उसमें वेट भी कर सकते हैं, उस ट्रीटमेंट कराने में कोई इशू नहीं। लेकिन गॉल ब्लैडर में वो कैंसर चेंज करता है, इसलिए दोनों स्टोन को कंफ्यूज कभी नहीं करना। कई बार लोग बोलते हैं कि हम ये कुर्थी का दाल पिएंगे तो ये करेंगे, होम्योपैथिक दवा खाएंगे, वो सब जो है वो किडनी स्टोन के लिए है। गॉल स्टोन के लिए बस एक ही ऑपरेशन और लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन है, बहुत इजी ऑपरेशन है, 24 घंटा सिर्फ रहना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो वो ज़रूर कराना चाहिए और सबको इसका अवेयरनेस होना चाहिए। अदरवाइज़ हमने देखा है कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट जो होते हैं उनको पता नहीं था कि स्टोन ऐसा कर देगा जाके बाद में, ये गॉल ब्लैडर का स्टोन, तो उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया उसके लिए। तो ये अवेयरनेस होना चाहिए आप लोग के थ्रू, और भी ये अवेयरनेस फैलना चाहिए कि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो उसका सर्जरी करके उसको निकलवा लें और बचें कैंसर से। जैसा कि आपने अभी कैंसर के बारे में बताया, तो आपने उसमें एक नाम लिया लैप्रोस्कोपिक। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि लैप्रोस्कोपिक क्या है, मतलब उसका क्या यूज़ है, और मतलब वो हमारे लिए किस तरह से, मतलब लैप्रोस्कोपिक है क्या? ओके, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक मेथड है ऑपरेशन करने का, खास करके पेट में और चेस्ट में ये करते हैं। उसमें छोटे छोटे छेद जो है 5 mm या 10 mm का छेद बनाया जाता है, और उसी से 2-3 या कभी कभी 4 छेद बना के पेट में, और उससे ऑपरेट करते हैं और उसी से हम लोग निकाल लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि बड़ा चीरा नहीं लगने से पोस्ट ऑप जो है वो पेन, स्कार और एडमिट होना बहुत कम हो जाता है। ये पेन भी कम होता है, स्कार पता नहीं चलता है बाद में कि सर्जरी भी हुई है, और हॉस्पिटल स्टे जो है वो बहुत कम होता है। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द लेडीज़ है वो ऑपरेशन से डरती हैं, क्योंकि दाग हो जाएगा, फिर ये पकने का डर होता है। तो क्या लैप्रोस्कोपिक से वो पकने का, अंदर से घाव फिर से बढ़ जाने का, ये सब चीज़ों का डर नहीं होता? नहीं, उसमें बहुत कम चांस होता है इसका। हाँ, बहुत कम चांस होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है दर्द और स्कार, ये बहुत कम होता है। हॉस्पिटल स्टे भी सिर्फ 1 दिन, मैक्सिमम 2 दिन, उससे ज़्यादा जनरली नहीं होता है, और बहुत इजी ऑपरेशन है। ये डॉक्टर से ये डिस्कस करके कराना चाहिए, और जहाँ ज़रूरी हो वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो करना चाहिए। इस पे आपका क्या कहना है सर, कि जो हमारे जो शहर के जो लोग हैं, उन लोग को अगर सिम्टम्स दिखते हैं या बीमारियां दिखती हैं तो वो डॉक्टर को कंसर्न कर लेते हैं, आके मिल लेते हैं, लेकिन जो गांव की जो लेडीज़ हैं, गांव के जो जेंट्स हैं, जितने भी वहाँ के लोग हैं, अगर उन लोग को प्रॉब्लम होती है तो ना तो उनके पास इतने ज़्यादा पैसे कि वो आके इलाज करवाए। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को वहाँ पर सेवाएँ उपलब्ध करवानी चाहिए, कुछ सिस्टम्स क्रिएट करना चाहिए कि जाके जाँच होते रहे, लोग कम से कम जाँच करवाएँ? अगर उन्हें है तो वो इलाज करवाएंगे, नहीं है तो कम से कम जांच तो होते रहना चाहिए हर इंसान का। तो इस पे आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल है ये, और हम लोग जानते हैं कि इंडिया में जो है ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन जो है गांव में ही रहते हैं, और सब लोग शहर नहीं आ सकते हैं, सारा टेस्ट नहीं करा सकते हैं। गवर्नमेंट के तरफ से भी कोशिशें होती रहती हैं, पीएचसी और जो दूसरे हेल्थ सेंटर हैं वहाँ पे हैं, गांव के आसपास में, छोटे शहरों में वहाँ पे हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इंडिया पुअर कंट्री है, तो हेल्थ जो सिस्टम है इंडिया का बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो अल्टीमेटली जो है वो बहुत सारे पेरीफेरी में भी प्राइवेट डॉक्टर्स पर डिपेंडेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल पर डिपेंडेंट होते हैं। सरकार में ये बीच बीच में ऐसा काम करती है वहाँ पे, और वहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन लोगों को ज़्यादा अवेयर होना ज़रूरी होगा। वो वहाँ जाएंगे नहीं डॉक्टर के पास में तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अवेयरनेस होएगा तो वहाँ पे जाते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो पेरीफेरी में काम करते हैं, वो लोग बताते हैं जो भी वहाँ पे ट्रीटमेंट आते हैं, पेशेंट आते हैं, तो उनका कम से कम जांच और जो भी ट्रीटमेंट है वो लोग वहाँ करते हैं। सरकार भी धीरे धीरे इसमें बढ़ावा दे रही है, खास करके जैसे आयुष्मान एक स्कीम है, वहाँ उसमें जो है वो पैकेज होता है, उसके अंदर वो उनका इलाज जो है वो होता है। लेकिन इस सारी चीज़ों में कुछ कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे अब लगता है कि शायद उसके लिए टाइम भी नहीं होगा डिस्कस करने का, लेकिन और अभी बहुत करने की ज़रूरत है। और ख़ास करके हम लोग जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक जो है आप बेनिफिट बहुत बड़े पॉपुलेशन में कुछ दे नहीं सकते हैं, उतना पैसा नहीं है सरकार के पास कि वो दे पाए। इसमें इस इशू में हम लोग ना जा करके एक सिर्फ ये करें कि हम लोग अवेयर करें लोगों को कि खुद वो कम से कम डॉक्टर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं,
और आप जैसे पूछ रहे थे कैंसर के इलाज के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष, प्रधानमंत्री सहायता कोष भी होता है, आयुष्मान का भी होता है। इसमें सरकार हेल्प करती है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सहायता कोष में करीब 70 से 80 हज़ार रुपया तक मिलता है। सारे बीपीएल के नीचे जितने हैं या कम आय वाले लोग हैं उनको वो प्रोवाइड करती है सरकार। और आयुष्मान में तो और भी ज़्यादा है, लेकिन उसमें डिफरेंट पैकेज है, उसमें डिटेल में हम लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग का जो इश्यूज़ है वो है अवेयर करना लोगों को। वो खुद हेल्थ के प्रति सजग रहेंगे तो बीमारी भी उनकी कम होगी, और अगर होगी भी तो अर्ली डायग्नोसिस से उनका इलाज भी अच्छा होगा। तो सर ये मुझे पूछना था कि जो कैंसर के जो स्टेजेस होते हैं, बहुत सारे शायद 3 स्टेजेस होते हैं कैंसर के, 4 स्टेजेस होते हैं, तो सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सा होता है जहाँ पर जाने के बाद लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उनके बचने के चांसेस कम हो जाते हैं? ऑफ कोर्स 4th स्टेज में ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो आज हम अपने दर्शकों तक एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर पहुंचना चाहते थे, जिसके लिए आज हमने डॉक्टर आर.के. गोस्वामी को चुना था। और हमें लगता है कि हम बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी तमाम बातों को लेकर अपने दर्शकों तक पहुंच चुके हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ही लाभदायक है। तो पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज आप हमारे साथ बने, NBC 24 के साथ बने और दर्शकों को बहुत जागरूक किया है आपने। और ये भी कहा गया है सर, ये भी कहा गया है कि जो सबसे बड़ा धन है वो हमारा तन ही है, और इंग्लिश में एक लाइन है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इसके लिए हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपके लिए बहुत कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, इजाज़त लेती हूँ मैं आपसे। बने रहिए NBC 24 के साथ। NBC 24, सच की ताकत।